आज हम आपके साथ एग्रोनॉमी के क्लास में ही आगे बढ़ते हुए सॉइल स्ट्रक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और आपके साथ हम जुड़ेंगे स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल के साथ। उसमें सबसे पहला है कोर्सल टेक्सचर्स ऑफ सॉइल। सैंडी सॉइल आर कॉमनली टू लूज एंड लैक द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब एंड होल्ड सफिशिएंट मॉइस्चर and nutrients. They lack fertility and water holding capacity. There is only one practical method of improving the structure of such soil in addition of organic matter. Organic will not only act as a binding agent for the particles but will also increase the water holding capacity. Sod crops, for example corn, bluegrass, etc., also help in improving the structural condition of sandy soil. अगर हम मोटे संरचना की अगर हम सॉइल की बात करें तो इसमें हमको स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट का मतलब यह हुआ कि संरचना के प्रबंधन, मृदा की संरचना का प्रबंधन हम किस रीति से कर सकते हैं। तो उसमें हम उसके अंतर्गत एक एक करके हम आपको पहले बता रहे हैं आपका मोटी सॉइल मतलब कि मोटी मृदा, फिर आपका महीन मृदा, महीन संरचना वाली मृदा, और तीसरा आपको हम बताएंगे धान वाली मृदा का। तो सबसे पहले हम मोटी मृदा की बात करें तो मोटी मृदा की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत आता है सैंडी सॉइल, और यही एक साधारणतया जो है मोटी मृदा के रूप में हमको मिलती है। तो इसके अंदर इसका कैरेक्टर क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इसके मतलब कि इसके रंध्रावकाश बड़े होते हैं, तो ये आपस में बड़ी अच्छी तरीके से नहीं जुड़ी होती, लूजली पैक होती है, और साथ ही साथ इसके अंदर पानी को अपने अंदर सोखने की कैपेसिटी बहुत कम होती है और अपने अंदर प्रॉपर मॉइस्चर को रोक रखने की भी क्षमता इसके अंदर कम होती है। तो इस तरह से कहा जाए कि ये जो है इसमें फर्टिलिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को रोक रखने की क्षमता बहुत कम होती है। तो इसको सुधारने के लिए, तो इसके प्रबंधन के लिए इसका प्रैक्टिकल मेथड अगर हम कहें तो एक ही है कि इस टाइप के स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए हमको उसमें सॉइल में, सैंडी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को हमको मिलाना पड़ता है। और ये ऑर्गेनिक मैटर जो है सिर्फ एक बांधने वाले एजेंट के रूप में ही काम नहीं करती, बल्कि ये जो है उस सैंडी सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को यानी कि जल धारण क्षमता को भी बढ़ाती है। और साथ ही साथ जो है हमको सॉड क्रॉप जो कि जैसे कि आपका मक्का है, ब्लू ग्रास है, ये जो है ये भी जो है स्ट्रक्चरल कंडीशन और सैंडी सॉइल के स्ट्रक्चरल कंडीशन को इम्प्रूव करने में, सुधारने में सहायक होती है। दूसरा आया आपका फाइन टेक्सचर्ड सॉइल। सेकेंड, फाइन टेक्सचर्ड सॉइल। द स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट ऑफ क्ले सॉइल इज डिफिकल्ट दैन सैंडी सॉइल. In clay, plasticity and cohesion are high because of the presence of large amount of colloidal clay. When such a soil is tilled, when wet, its pore space become much reduced. It become partially impervious to air and water, and it's said to be puddled. When the soil in this condition dries, it usually becomes hard and dense. The tillage of clay soil should be done at right moisture stage. If plowed too wet, the structural aggregates are broken down and an unfavorable structure result. On the other hand, if plowed too dry, big plots are turned up which are difficult to work. The granulation of fine textured soil should be encouraged by the incorporation with organic matter. Growing of sod crop also improve granulation in the soil.
अब अगर हम बात करें आपके महीन टेक्सचर्ड सॉइल के यानी महीन संरचना वाली मृदा के लिए, तो महीन संरचना वाली मृदा जो है वो आपकी चिकनी मिट्टी होती है। तो इसके अगर हम बात करें तो ये डिफ़िकल्ट होता है क्ले सॉइल से इसका मैनेजमेंट, इसका प्रबंधन जो है बलुई मृदा से ज़्यादा कठिन होता है चिकनी मृदा का, क्योंकि इसका जो इसमें प्लास्टिसिटी होती है और कोहेजन होता है। कोहेजन मतलब कि दो कणों के बीच का आकर्षण की क्षमता ये जो अधिक होती है, ये अधिक होती है क्योंकि इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ कोलॉइडल क्ले पाया जाता है। चिकनी मृदा में कोलॉइडल क्ले होता है, जिससे की वजह से उसकी प्लास्टिसिटी और उसका कोहेसिव पावर वो बढ़ जाती है। और जब कभी भी ऐसी सॉइल को अगर हम इसमें जुताई करते हैं, जब यह गीली होती है तो उसमें जो होता है पोर स्पेसेस जो होते हैं वो और छोटे हो जाते हैं, और ये जो होती हैं प्रैक्टिकली अब सॉइल जो है वो हवा और पानी को अंदर जाने से वो रोक देती है। अब वो हवा और पानी अब मृदा के नीचे नहीं जाएगा, और इस स्थिति को हम पडलिंग कहते हैं या पलेवा देना कहते हैं। और जब कभी भी ऐसी कंडीशन में जब ये सूखती है तो ये बहुत ही हार्ड, बहुत ही कड़ी हो जाती है और इसका घनत्व बढ़ जाता है, ये डेंस हो जाती है। और इस तरीके के अगर बात करें तो क्ले सॉइल के अगर हम जुताई की बात हम करते हैं तो उसको अगर सही मॉइस्चर कंटेंट जब हो उस मृदा के अंदर, उसी वक्त हम उसको इसकी जुताई करनी चाहिए। और अगर हम आपसे कहेंगे कि अगर हम बहुत ज़्यादा गीले उसमें अगर हम इसकी जुताई करते हैं तो इसके अंदर जो भी हमारा पहले से मृदा की संरचना है वो टूट जाती है, और अनफेवरेबल स्ट्रक्चर एक जो कि हमको नहीं चाहिए वैसा एक स्ट्रक्चर बन करके खड़ा हो जाता है। और साथ ही साथ अगर हम इसको बहुत ड्राई कंडीशन में अगर हम इसकी जुताई करते हैं तो ये बड़े बड़े क्या कहते हैं क्या ढेलों के रूप में बड़े बड़े ढेलों के रूप में ये बदल जाती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें कार्य कर पाना। तो ग्रैन्युलेशन अगर हमको कराना है क्ले सॉइल का भी, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम ऑर्गेनिक मैटर के इनकॉर्पोरेशन के साथ उसको हम उसमें जोड़ करके ही हम उसको कर सकते हैं। और साथ ही साथ शॉर्ट क्रॉप्स भी जो हैं वो ग्रैन्युलेशन को इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। तीसरा है राइस सॉइल। पडिंग ऑफ द सॉइल generally beneficial to the production of rice. In preparation for the planting of rice, the soil is flooded with water and then puddled in intensive tillage. Puddled by intensive tillage. Pudding destroys the structural aggregates, rice seedlings transplanted into the freshly prepared mud. Such soil management helps control weed and also reduces the rate of water movement down, percolation through the soil. This is important to maintain standing water in the rice through much of the growing season. By reducing water percolation, puddled soil markedly decreases the amount of water needed to produce a rice crop. Semi-aquatic characteristics of rice plant count for its positive response to the type of soil management that destroy aggregates. Rice survives flooded condition because oxygen moves downward inside the stem of the plant to supply the roots. This characteristics permits rice to stand well in the waterlogging condition. Rice can be grown successfully on the unpuddled but flooded soil. अगर हम धान की मृदा की बात करें तो उसमें हमको पलेवा देना ज़रूरी होता है, पडलिंग करनी पड़ती है, और ये एक ऐसी क्रिया है कि जो हमारे धान की क्रॉप के लिए जब हम मृदा तैयार करते हैं एक
बहुत ही बेनिफिशियल प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के अंतर्गत होता क्या है कि जब हम राइस के ट्रांसप्लांटिंग की अगर हम बात करते हैं, रोपण की हम बात करते हैं, उसके प्रिपरेशन की हम बात करते हैं, तो उस वक्त हमको सॉइल को फ्लडेड कर देते हैं, यानी कि उसमें हम पानी भर देते हैं और उसके बाद फिर हम पडलिंग करते हैं और इंटेंसिव टिलेज के थ्रू, मतलब कि एक सघन जुताई के द्वारा हम उसकी पडलिंग कर देते हैं। उसका जो भी स्ट्रक्चर होता है सॉइल का, हम उसको ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करके वो उसको ब्रेक करने को ही हम पलेवा देना या पडलिंग कहते हैं। और ये पडलिंग क्या होता है, जो हमारा प्रीवियस हमारा स्ट्रक्चरल एग्रीगेट्स होता है उसको वो तोड़ देता है और सॉइल जो है, राइस जो है वो उसकी सीडलिंग जो है वो ट्रांसप्लांटेड इन द फ्रेशली प्रिपेयर्ड मड, जो एकदम तैयार तुरंत की पलेवा की भी होती है, उसके अंदर हम बोते हैं। इसमें हमको फ़ायदा क्या होता है कि इसमें होता है कि ये वीट को कंट्रोल भी करता है और पानी के जो पर्कुलेशन का जो नीचे जाने का, पानी का ज़मीन के अंदर जाने की जो स्थिति होती है उसको वो चेक कर देता है। और जिसके चेक कर देने की वजह से हम पानी को मेंटेन कर पाते हैं फील्ड के अंदर एक लंबे समय के लिए, जिसमें कि हमारी धान की क्रॉप आसानी से हो जाए। और ये जो होता है पडल्ड जो सॉइल होती है, पलेवा की भी जो सॉइल होती है, ये वाटर की जो आवश्यकता होती है, जो क्या कहते हैं धान की फसल को ज़रूरत पड़ती है, उसको ये कम कर देती है। और साथ ही साथ इसमें एक दूसरा भी कारण होता है कि सेमी एक्वेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है राइस की, यानी कि वो कुछ वह जलीय पौधों की तरह से बिहेव करता है आपका क्या कहते हैं धान का पौधा। और उसमें होता क्या है कि ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है इस तरीके के सॉइल मैनेजमेंट में, क्योंकि जो होती है धान जो है वो इसलिए सर्वाइव करता है बाढ़ीकृत भूमि में कि वो जो है सॉइल को ऑक्सीजन को जो है वो अपने अंदर सोख लेता है तनों के द्वारा ही, और वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है रूट की तरफ। वो ऑक्सीजन को सीधे रूट को सप्लाई कर देता है और रूट को ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कि वाटर लॉगिंग कंडीशन में भी प्लांट जो है वो जिंदा रहता है और आगे बढ़ सकता है। और इसलिए राइस को हम बहुत आसानी के साथ हम उगा सकते हैं, भले वो मतलब कि पलेवा कीवी ना हो, लेकिन अगर वो फ्लडेड सॉइल है तो उसमें हम धान को आराम से उगा सकते हैं। ये आपका आज के दिन में आपका ये ख़त्म हुआ मृदा संरचना का चैप्टर। अब इसके बाद हम आपको अगले एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम शुरू करेंगे।